अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 टिल mn। बेसिकली हमारे पास था समेशन ऑफ mi अपॉन समेशन ऑफ mi। अच्छा, ये जो पोजीशन वेक्टर है ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वो पोजीशन तो मुझे पता ही है, वो वेक्टर क्वांटिटी अपना बन रहा है, और इधर भी अपना ये वेक्टर क्वांटिटी है, समेशन ऑफ mi आ रहा है। अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, तो देखो क्या बनेगा, dr बाई dt, पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं हमें क्या मिलता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो ये आ गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन m1 m2 m3, ये सारी चीज तो कांस्टेंट है, राइट? m1 m2 m3 मासेस तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि मास कांस्टेंट है, मास चेंज नहीं करेगा। तो ये क्या बन जाएगा, m1 dr1 by dt प्लस m2 dr2 by dt and so on till mn drn by dt upon m1 plus m2 plus dot 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 mn। अब ये बताओ dr1 by dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1। सिमिलरली dr2 by dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 एंड सो ऑन। तो ये बन जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस डॉट 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 टिल mn vn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस राइट। तो हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग सेंटर ऑफ मास फाइंड करना देखे थे, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स का या फिर कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट का एक दो केस देखे थे, और आज हम लोग सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी बता रहे हैं। अगर बहुत सारे पॉइंट मासेस हैं, सारे मूव कर रहे हैं इधर उधर, तो मैं सेंटर ऑफ मास जो होगा उसका वेलोसिटी बता सकता हूँ इस तरीके से। राइट, कोई दिक्कत? नो सर। फॉर एग्जाम्पल, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ mi/vi अपॉन समेशन ऑफ mi। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट है, 1 2 3, ये ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है विथ a स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, ये ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है विद a स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, और ये एक्सिस आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है विद a स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, और आगे की ओर जा रहा है विद a स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, और ऊपर की ओर जा रहा है विद a स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मास है 2 kg, इसका मास है 4 kg, इसका मास है 8 kg। बताना है इस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? इस एक्सिस को x लेना, इसको y लेना, एंड आउट ऑफ द प्लेन इज z एक्सिस।
आ गया आंसर? हाँ रितिशा अनम्यूट कर सकती है? रितिशा ओके निरंजन कौन अनम्यूट कर सकता है? अदिति जय ओके कोई भी अनम्यूट करके स्टार्ट कैसे करना है? सर हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में देखेंगे, फिर वाई हाँ। में, फिर जेड में। ठीक है वैसे भी देख सकते हो, मतलब वो फॉर्मूला एक्चुअली मैंने बताया नहीं था अभी मैंने ऐसा बोल रहा था कि v सेंटर ऑफ मास इज m1, मान लो मैं इसको m1 कंसीडर कर रहा हूँ, तो m1 इनटू इसका वेलोसिटी इज 2i प्लस m2, लेट्स से इसको मैं m2 कंसीडर कर रहा हूँ, m2 इनटू इसका वेलोसिटी इज 4j प्लस m3 इज 8 kg इनटू इसका वेलोसिटी इज 2i प्लस 5j प्लस 3k अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, 2 प्लस 4 प्लस 8। तो i वाले टर्म को एक साथ ले आओ तो ये बन गया 4i प्लस 16i, दैट इज 20i। j वाले टर्म को साथ में लाओ तो 16j प्लस 40j, 16 4 4 16j प्लस 40j, दैट इज 56j प्लस k वाले टर्म को एक साथ लिखो तो 24k अपॉन 4 प्लस 2 6 प्लस 8 14। निरंजन एक बार कैलकुलेशन चेक करना x वाला। तो ये क्या आ गया 20/4 इन i प्लस 14 4 जा 56, 4 इन j प्लस 24/14 इन k। ये मेरा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया। ये आया समझ में? इजी था? सबको मेरी आवाज आ रही है ना? रिस्पांस काफी कम है आज। हाँ ठीक है चलो अब यही मेरा v सेंटर ऑफ मास था, दैट इज v सेंटर ऑफ मास हम लोग लिखे थे समेशन ऑफ mi vi अपॉन समेशन ऑफ mi। यही चीज हमारा उसमें भी आया था, x सेंटर ऑफ मास का बात किए थे, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का, और वहां से हमने कंक्लूड क्या किया था कि पोजीशन अलोंग x इज, ऐसा ही हम लोग इस पे भी बोल सकते हैं समेशन ऑफ mi vi अलोंग x अपॉन समेशन ऑफ mi, जैसा वहां पर बोले थे xcom is equals to summation of mi xi upon summation of mi।
सेंटर ऑफ मास में हमने ये बोला था। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो मैं क्या बन जाएगा, v वेलोसिटी अलोंग x of center of mass is summation of mi vi in x upon summation of mi. Similarly, velocity of center of mass along y will be summation of mi vi in y upon summation of mi. Basically same formula है पूरा, है ना? Yes sir. Upon summation of mi. ओके, अगर मैं वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? Acceleration. एक्सेलरेशन। तो हम लोग अगर फिर से डिफरेंशिएट करें तो मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख ले रहा हूँ, फिर से डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज समेशन ऑफ mi अपॉन समेशन ऑफ mi। या फिर अगर मैं x का बात करूं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन x डायरेक्शन इज समेशन ऑफ mi इन x अपॉन समेशन ऑफ mi। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन y डायरेक्शन is summation of mi in y upon summation of mi, and so on with z. Done? Yes sir. Okay. अब देखो, अब हमारे पास आ गया v सेंटर ऑफ मास, दैट इज समेशन ऑफ mi vi अपॉन समेशन ऑफ mi। मान लेते हैं समेशन ऑफ mi मतलब नेट मास में m मान लेता हूँ, टोटल मास तो मैं m मान लेता हूँ। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं m टाइम्स ऑफ v सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ summation of mi vi upon summation of mi। अब ये वाला टर्म देखो क्या है, m टाइम्स ऑफ v सेंटर ऑफ मास, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, टोटल लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम या फिर टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। एक्चुअली मोमेंटम दो टाइप का होता है, एक लीनियर मोमेंटम और एक एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर हमने अभी पढ़ा नहीं है। लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, तो हम लोग बोल सकते हैं टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज m into v c/m, that is summation of mi vi upon summation of mi into m। एंड सिमिलरली हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि a सेंटर ऑफ मास था समेशन ऑफ mi ai अपॉन समेशन ऑफ mi। मैं दोनों साइड अगर मैं m से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वाला टर्म क्या बन गया, देखो इस वाले टर्म को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फोर्स। टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। यही तो होगा ना मास इनटू एक्सेलरेशन। Yes sir. डन? सर ये राइट वाला भी m कैपिटल ही होगा ना? हाँ, दोनों कैपिटल है, इनटू कैपिटल m। कैपिटल m इज टोटल मास।
ठीक है, नेक्स्ट आता है ये क्वेश्चन। मान लो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक ये एक ये, 6 kg का, ये 3 kg का। इसका लोकेशन है 2,0 और इसका पोजीशन है 6,0। ये इधर मूव कर रहा है विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, ये इधर मूव कर रहा है विद स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। इसका एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन इधर की ओर है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द पोजीशन, वेलोसिटी, एक मिनट, इसका लोकेशन 3,0 लेना आसान हो जाएगा। फाइंड द पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मैंने एक डेटा चेंज किया है, 3,0 चेंज कर लेना। तो ये क्वेश्चन लिखने के बाद सब लोग पेन पेपर नीचे रख देंगे और बिना पेन पेपर के सॉल्व करेंगे। सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, पोजीशन? खुशी, बिना पेन पेपर के। 5, ठीक है। इस तरह वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी बता सकते हैं बिना पेन पेपर के। हो गया? अच्छा, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया सबका बिना पेन पेपर के या नहीं आया? एक्स सेंटर ऑफ मास बिना पेन पेपर के। ये डिस्टेंस है 3 और हमने क्या देखा था उस दिन कि इनवर्स रेशियो में डिवाइड होगा, मतलब 6:3 के रेशियो में डिवाइड होना है, मतलब 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ से 2 होगा और यहाँ से 1 होगा, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो अगर इसमें दिक्कत है तो। XUM is equals to M1 x1 plus M2 x2 upon M1 plus M2. That is 9 plus 36, 45 by 9, that is 5. VCUM क्या आया? सिक्स इंटू 2i, इसका स्पीड आगे की तरफ है, प्लस 3 इंटू 6j, इसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, अपॉन 3 प्लस 6, तो ये बन जाएगा 12i by 9, 12 by 9i प्लस 18 by 9j प्लस 2j।
अच्छा, अगर यहाँ से तुमसे पूछता टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, क्या आएगा आंसर? टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम 12i plus 18j। 12i plus 18j, इसको टोटल 9 kg से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इंडिविजुअली दोनों का मोमेंटम देखो और ऐड कर दो। तो 12i plus 9 to the 18j। ओके, नेक्स्ट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। टोटल मोमेंटम में कोई दिक्कत नहीं है ना? 6 into 2 in I plus 3 into 6 in j। Momentum is mass times of velocity। नेक्स्ट अगर मैं सेंटर ऑफ एक्सेलरेशन का बात करूं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 6 kg का एक्सेलरेशन 2j है। हाँ सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो वो आप शॉर्ट मेथड बता सकते हैं कैसे ढूंढते हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन? हाँ, कुछ ही देखो, सीधा हमारे पास फॉर्मूला है ना, m1 v1 plus m2 v2 अपॉन m1 plus m2। तुम कहाँ पे डिस्कनेक्ट हुई थी, इस स्लाइड पे या पिछले वाले पे? हेलो खुशी। सर एक्चुअली कट हो गया था आवाज, आप फिर से बता सकते हैं? हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि इस स्लाइड पे डिस्कनेक्ट हुई थी या पिछले वाले पे? हाँ, ये VCOM लिख रहा था ना तभी। हाँ ओके, तो VCOM का हमारे पास फॉर्मूला है ना, समेशन ऑफ mi vi अपॉन समेशन ऑफ mi, हाँ राइट? सर। तो मैंने क्या किया, ये 6 kg का देखो वेलोसिटी क्या है, 2i, तो mi इंटू वी आई प्लस 3 kg का वेलोसिटी क्या है 6, तो 3 इंटू 6j अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है खुशी? हाँ सर, एक्चुअली मैं वो विदाउट पेन और पेपर की बात कर रही थी। अच्छा अच्छा, विदाउट पेन एंड पेपर तो फिर मतलब एक्चुअली में बात सेम होगा। 6 टू द 12i बाई 9 प्लस 6 6 जा 18j बाई 9, तो वो बिना पेन पेपर के भी कर सकते थे। अच्छा ओके मतलब इतना सिंपल सा मतलब मैथमेटिकल, मेंटली। हाँ हाँ मेंटली इतना सिंपल सा कैलकुलेशन था ना ये। सिमिलरली तुम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी विदाउट पेन पेपर कर सकते हैं, जैसे 6 टू द 12, तो 12 बाई 9 इन j प्लस 3 4 जा 12 बाई 9 इन i, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, या फिर फॉर्मूला में पुट कर दो। तो क्या आएगा, 6 का एक्सेलरेशन है 2 j में, तो 6 इंटू 2 इन j कैप प्लस 3 इंटू 3 का एक्सेलरेशन है 4 इन i कैप, 3 इंटू 4 i कैप अपॉन 6 प्लस 3, that is 12 by 9j, 12 by 9 in j cap plus 12 by 9 in i cap। तो हमसे पूछ सकता है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम क्या होगा? नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 12j plus 12i। 9 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर दोनों पर फोर्स निकाल के एड अप कर दो, तो 12j प्लस 12i। बेसिकली F net is equals to total mass into acceleration of center of mass। डन? यस सर। नेक्स्ट वापस हम लोग आते हैं एटवुड मशीन पे। मान लो ये एक एटवुड मशीन है, इसमें ये अगेन पुलीज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, जो हम लोग पहले एज्यूम कर किए थे। इसका मास है 6 kg, इसका मास है 3 kg। तो क्या होगा, जैसे ही हम लोग छोड़ेंगे 6 kg नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? नीचे जाएगा।
6 kg नीचे जाएगा, 3 kg ऊपर जाएगा। तुमको बताना है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। जीरो नहीं देवांगी। सही है निरंजन। निरंजन माइनस का क्या मतलब है वहां पे? माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? सर मतलब मैंने 6 kg को नीचे एज्यूम किया था तो वो ऊपर जा रहा है, ऐसे कुछ एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अलग है। नहीं, वहां पर तुम माइनस जो आया तुम्हारा फाइनल एक्सप्रेशन में, वो माइनस तुम्हारा एक्सेलरेशन है ना, तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है या अपवर्ड आ रहा है? बेसिकली मैग्नीट्यूड सही है, डायरेक्शन क्या होगा? ओके, दोनों ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा? 6 kg और 3 kg का 10/3। सबका आ गया 10/3। ओके, कैसे फाइंड करते हैं इसका एक्सेलरेशन? ओके सर देवांगी। टेंशन डिनोट करेंगे और mg भी डिनोट करेंगे, फिर उसके बाद इक्वेशन लगाएंगे। और किसी के पास कोई तरीका? ओके, तुम लोग जो किए होगे वो ये काम किए होगे कि ये 6 kg का, इस पर नीचे 60 लग रहा है, ऊपर टेंशन लग रहा है। ये 3 kg का नीचे 30 लग रहा होगा, ऊपर टेंशन लग रहा है। अगर ये ऊपर गया तो ये नीचे आएगा। फिर तुमने इक्वेशन लिखा होगा 60 माइनस टी इज इक्वल टू 6 है, टी माइनस 30 इक्वल टू 3 है, और लेट्स से दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। फिर तुमने किया होगा फर्स्ट प्लस सेकेंड। सही है देवांगी। फर्स्ट प्लस सेकेंड किया तो 30 इक्वल टू 9 ही आ गया होगा, और a इक्वल टू 30/9, दैट इज 10/3। और कोई काम इसके अलावा? देवांगी फॉर्मूला क्या है? Sir, m1 minus m2 into g divided by m1 plus m2. ओके, अगर मैं टिल्ट कर दूं तो भी क्या फॉर्मूला यही एप्लीकेबल होगा क्या? अगर मैं ऐसा टिल्ट कर दूं तो नहीं। फिर क्या हो जाएगा फॉर्मूला? ठीक है, तो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा।
तो देखो इसको मैं बताता हूँ कैसे करना है। जैसे एक तो ये तरीका है अपने पास, ट्रेडिशनल तरीका है जो अभी मैंने सॉल्व किया। एक काम करो, इस पुली को ओपन करो। तो देखो यहाँ पर 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ पर 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। इसको ऐसे ओपन करो, ऐसे पकड़ के खींच दिया इधर। तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, एक ये ब्लॉक है 6 kg का, एक ये वाला ब्लॉक है 3 kg का। इस पर इधर 30 लग रहा है, इस पर इधर 60 लग रहा है। तो नेट फोर्स क्या है, 60 माइनस 30, तो एफ नेट तुम्हारा आ गया 30 न्यूटन। तो एक्सलेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन मास। डायरेक्ट ऐसे आंसर लिख लो, ज्यादा अच्छा तरीका है। दैट इज 10/3, राइट। ये तरीका बताया गया तुम लोग को? नहीं सर। नो सर। किसी भी क्वेश्चन में ये तरीका नहीं किया हो? नहीं सर। चलो ठीक है, ये तरीका में मैं क्वेश्चन कराता हूँ, चीजें बहुत आसान हो जाती है। जो तुम्हारा इंक्लाइन वाले क्वेश्चन जो एक्सियोम में देखते हो ना बहुत सारे, वो सारे क्वेश्चन डायरेक्टली खत्म हो जाएगा। ये समझ में आया मैंने क्या किया? हाँ रंजन सर एक सर और आप बार कुछ तो सर आप कुछ तो बोल रहे थे ना कि एक्सेलरेशन का कुछ तो नेगेटिव आ गया, वो मेरे को समझा नहीं। हाँ, लास्ट में एक्सेलरेशन तो तुम्हारा -g/9 आया ना, तो मैं पूछ रहा था हाँ, माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है। हाँ, और किसी का कुछ डाउट था ना? सर सर एक बार मतलब फिर से ओके फाइन, ठीक है। तो रुको मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, फिर मैं ये तरीका पे 3-4 क्वेश्चन लगातार करा दूंगा, ठीक है, इस तरीके पे। तो तुमको ये तरीका क्लियर हो जाएगा। सर मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऊपर होगा ना? नहीं, ये वाला तरीका मैं कराता हूँ तुमको, ठीक है, आज ही क्लास में करवाता हूँ इसके बाद। अब देखो तुमको दोनों ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन पता चल गया। दिस इज 10/3 और इसका एक्सेलरेशन भी आ गया 10/3। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, m1a1, मतलब 6 kg जो है वो नीचे की तरफ मान लो मैं नीचे की तरफ निगेटिव मान रहा हूँ, तो 6 इंटू -10/3, नीचे की ओर निगेटिव मान रहा हूँ, ध्यान देना, प्लस 3 इंटू +10/3 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये आ गया -60 + 30 -30/3 इंटू 9, दैट इज -10/9। अब ये माइनस का क्या मतलब है? सर नीचे एज्यूम किया तो नीचे जा रहा है हमने एक्सेलरेशन स्पेक्ट्रम। निगेटिव जो है वो डाउनवर्ड को एज्यूम किया था। इसका मतलब जो सेंटर ऑफ मास होगा वो नीचे जाएगा विद एन एक्सेलरेशन 10/9, will be downwards। इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो सर। फॉर्मूला लगाने में कोई दिक्कत नहीं किसी को? फाइन, यस सर। वापस आओ। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक्सेलरेशन निकालने के लिए। तो मैं तुमको एक्सेलरेशन निकालना पहले सिखाता हूँ, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं बिना मेहनत किए जाता। जैसे मान लो मैं 3-4 क्वेश्चन तुमको सॉल्व कराता हूँ जल्दी जल्दी। क्वेश्चन 1, मान लो ऐसा सिस्टम है, कोई भी मासेस बताओ, लेट्स से 50 kg, ये 20 kg, एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। तो इसको ओपन करो, इधर 500 न्यूटन लग रहा है, इधर 200 न्यूटन लग रहा है। इसको ओपन कर दो, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो देखो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा सिस्टम बन जाएगा। इधर 500 लग रहा है, इधर 200 लग रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है खुशी। तो फिर देखो इस पर नेट फोर्स कितना आ गया, 500 - 200, एफ नेट हो गया 300। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन मास, दैट इज 30/7, राइट। यस सर।
Yes, sir. यही चीज अगर मैं ऐसा करूं, जैसे ये है, ये पुली है, let's say this angle is 37 degree, this angle is 53 degree, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, फ्रिक्शन नहीं है, एक्सेलरेशन क्या होगा? sin 37 sin 53 को साइन नहीं रहने देना। तो देखो इस पे क्या लग रहा होगा, m2g sin 53, और इस डायरेक्शन में सॉरी sin 37, और इस पर m1g sin 53, राइट? ये तो ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब इसको ओपन कर दो, तो इस पर इधर की ओर m2g sin 37, और इस पर इधर की ओर m1g sin 53। अगेन नेट फोर्स बाय नेट मास कर दो, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन किए होगे तुम लोग एक्चुअल में, है ना? Yes, sir. अपॉन m1 प्लस m2। ये चीज हमारा हमेशा एप्लीकेबल है, अगर फ्रिक्शन होगा तो भी एप्लीकेबल है, बस डायरेक्शन ध्यान से देखना। सर इस सेकंड क्वेश्चन के अंदर जो एंगल हमने उसको रोटेट किया वो अलग है, तो इक्वल कर सकते हैं क्या? उससे फर्क नहीं पड़ता आप कितना एंगल से रोटेट किए हैं, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग को देख रहे हैं ना। बस स्ट्रिंग को देखो। पुली का काम क्या है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज करना, और तो कुछ काम है नहीं उसका। ठीक है खुशी? हाँ सर, और 2 पुली वाला रहता है उसके अंदर ये एप्लीकेबल है क्या? 2 पुली में तुम नहीं कर पाओगी ये काम, क्योंकि उसको ओपन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। एक पुली वाला उसके लिए कोई फास्ट ट्रिक है? उसके लिए तुम्हारा वो है समेशन ऑफ ti ai इक्वल टू 0, उससे फास्ट और कुछ नहीं है। वो तो पता है ना, समेशन ऑफ ti ai। हाँ। अब देखो यहाँ पर अगर मान लो मेरा ऐसा सिस्टम होता, ये नोट हो गया? Yes, sir. अगर मैं ऐसा मानूं, इसका आंसर सॉल्व करके देखो क्या आता है। मान लो ये ऑब्जेक्ट है m1, यहाँ से मैंने ये लगाया m2, इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा? जल्दी से, इतना टाइम नहीं लगेगा। सही है निरंजन? अगेन देखो यहाँ पर m2g लग रहा होगा, यहाँ नॉर्मल, यहाँ m1g। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करूं, ये ऐसे ओपन हुआ, इस पर इधर की ओर फोर्स m2g। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो, बस एक ही फोर्स है, कौन सा? m2g। तो एक्सेलरेशन विल बी फोर्स अपॉन मास। क्वेश्चन खत्म। अगर मान लो यहाँ पर फ्रिक्शन रहता, लेट्स से इस टेबल पर फ्रिक्शन होता m1 m2,
यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू होता, तो फिर आंसर क्या आता? सर सेम ही आता ना, आप बोले तो पहले। नहीं नहीं नहीं, तरीका सेम रहेगा, आंसर सेम नहीं आएगा, तरीका सेम रहेगा, मैंने ये बोला था। सर m2g Sir, माइनस M2 न्यू m1g बाय m1 प्लस m2। सही है, इसको ओपन कर दिया, इधर m2g लग रहा है, फ्रिक्शन कितना लगेगा? न्यू m1g, तो नेट फोर्स हो गया m2g माइनस न्यू m1g अपॉन m1 प्लस m2। सर तो आप पहले बोले थे ना कि फ्रिक्शन इग्नोर कर सकते हैं। नहीं, इग्नोर नहीं कर सकते, मतलब अगर फ्रिक्शन रहा भी ना तो भी हम लोग का ये मेथड एप्लीकेबल है। मतलब जो आउटवर्ड लग रहा है उसको ध्यान देना है। हाँ, जैसे मान लो तुम्हारा ऐसा क्वेश्चन रहता, लेट्स से अब तुम HCM में के जितने भी क्वेश्चन है ना लॉज ऑफ मोशन वाले, अगर वापस अटेम्प्ट करोगे तुरंत में हो जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन। θ1 θ2, let's say this is m1, this is m2, coefficient of friction is mu1, coefficient of friction is mu2, और मान लो ये इधर मूव कर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? जुलाई बैच तुम लोग में बताया था मैंने ये, सर m1g sin θ1 माइनस m2g sin θ2 माइनस m2 mu2g बाय m1 प्लस m2। नहीं कोई एक टर्म छूट गया। तो यहाँ पे क्या क्या फोर्स इन्वॉल्व होगा? एक तो इधर की ओर m1g sin θ1, एक इधर की ओर m2g sin θ2। अगर ये ऊपर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन होगा पीछे की तरफ mu2 m2g cos θ2, और अगर ये नीचे मूव कर रहा है तो इस पर फ्रिक्शन होगा ऊपर की तरफ mu1 m1g cos θ1, राइट? तो आगे की ओर एक ही फोर्स है m1g sin θ1, और बाकी सारे फोर्स किधर है? पीछे की ओर, तो माइनस m2g sin θ2 माइनस mu1 m1g, निरंजन ये वाला टर्म छूट गया तुम्हारा, cos θ1 माइनस mu2 m2g cos θ2 अपॉन m1 प्लस ये हो जाएगा। इजी है? Yes, sir. ना तुम लोग ऐसा है कि ये तरीका पहले क्यों नहीं बताया गया लॉज ऑफ मोशन के पहले, है ना? Sir. अच्छा, अगर मान लो ये एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाता, इसका क्या मतलब है? दूसरी Opposite साइड में m2 नीचे जा रहा है अपोजिट और डायरेक्शन m1 में ऊपर डायरेक्टली जा सेम एक्सेलरेशन मत कर देना। क्यों? मतलब तो इसका जो मतलब फ्रिक्शन रहेगा वो दूसरी डायरेक्शन में रहेगा। एग्जैक्टली फ्रिक्शन रहेगा वो दूसरी डायरेक्शन में रहेगा, तो हम लोग फिर से वापस से फ्रिक्शन का डायरेक्शन अपोजिट लेंगे, फिर आंसर लिखेंगे। डायरेक्टली हम लोग माइनस करके डायरेक्शन चेंज नहीं कर देंगे सीधा। जैसे मान लो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे मान लो एक्सेलरेशन -5 आया यहाँ सॉल्व करने के लिए,
इसका मतलब ये मत बोल देना कि ये ब्लॉक 5 से ऊपर, ये ब्लॉक 5 से नीचे जाएगा, ये ब्लॉक 5 से ऊपर जाएगा, ऐसा मत बोल देना, ये गलत है। बिकॉज डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन विल चेंज, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन विल चेंज। हम लोग वापस से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर मान लो वो भी निगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या होगा? सर आप ये फिर से बता सकते हो, मेरा लैग हो गया। हाँ, मैंने बोला अगर मान लो तुमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे और ये क्वांटिटी आ गया -5 या माइनस जो भी निगेटिव में कुछ आ गया, तो हम लोग बस डायरेक्शन रिवर्स नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन चेंज हो जाएगा, तो उल्टा डायरेक्शन में सॉल्व करोगे तो अलग आंसर आएगा। ठीक है? ओके सर। अब अगर मान लो जो दूसरे डायरेक्शन में सॉल्व किए वो भी निगेटिव आ गया, व्हाट डज दैट मीन? यस, डिपेंड्स। दिस मींस दैट सिस्टम विल रिमेन एट रेस्ट और फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम नहीं लग रहा होगा, जस्ट बैलेंस आउट कर रहा होगा एक दूसरे को। ओके, मैं कहां से कहां पहुंच गया? सेंटर ऑफ मास से एक्सेलरेशन में पहुंच गया। समझ में आ गया ना? ये इस तरह से आंसर निकल जाएगा ना एक्सेलरेशन का। यस सर। ओके, सबको फील आया? किसी को कोई डाउट है तो बता दो, क्योंकि हम लोग ये इस तरीका यूज करेंगे ना तो अपना काम आसान होता है। ये तरीका याद रखना, मैं रोटेशन में भी डायरेक्ट आंसर लिखना सिखाऊंगा। मतलब कुछ क्वेश्चन है जो इक्वेशन सॉल्व करना आएगा, बट इक्वेशन नहीं सॉल्व करेंगे, हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, वो भी मैं बताऊंगा। तो ये तरीका याद रखना थोड़ा सा। ओके, नेक्स्ट हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? हम लोग वो 6 kg और 3 kg वाला ब्लॉक सॉल्व कर रहे थे। हम लोग क्वेश्चन था, जो हम लोग कुछ क्वेश्चन पे थे, वो था कि ये 6 kg का ब्लॉक है और ये 3 kg का ब्लॉक था, और हमने एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड किया था। क्या आया था आंसर? -10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबका आ गया था -10/9। हमने सॉल्व कर लिया था, ये याद है? ओके, अब एक काम करो, इस धागा में टेंशन निकालो, क्या आ रहा है इन दोनों धागा में? फोर जी 4G आ रहा है या 2G आ रहा है? अच्छा 4G आ रहा है, ठीक है ठीक है, 4G। टेंशन कैसे निकाली? अगेन फार्मूला पुट कर दिया क्या कुछ और? फार्मूला कौन सा फार्मूला? ये वाला 2 into m1 m2g divided by m1 plus m2। m1 plus m2। ओके, ठीक है, इस फार्मूला में पुट कर सकते हैं, या फिर मतलब ये फार्मूला तो पता नहीं, मुझे भी याद नहीं रहता है। या फिर डायरेक्टली काम कर सकते हो। किसका अटक गया? हाँ, या फिर हम लोग एक काम कर सकते हैं, किसी भी एक ब्लॉक का एफबीडी बनाओ। लेट्स से 6 kg का बना रहे हैं, तो ऊपर टेंशन, नीचे 60, और एक्सेलरेशन क्या आया था? एक्सेलरेशन क्या आएगा? 60 - 30/9, मतलब 30/9, 10/3। 10/3। 10/3 था। तो हम लोग ये लिख सकते हैं 60 - t इक्वल टू 60/3। तो t इज इक्वल टू 60 - 60/3, दैट इज 120 - 60। कुछ अलग आ रहा है क्या?
ठीक है, ये आ गया मेरा T इक्वल टू 40 न्यूटन. 60 minus 20 that is 40 न्यूटन, that is 4G. अगर इन दोनों धागा में टेंशन 40 है तो इस वाले में टेंशन कितना होगा? 80, राइट? अब ध्यान से देखना एक चीज, 80 न्यूटन आ गया, याद तक नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट है. डन? ओके, अब इस चीज को देखो, ये मेरा पुली था, ये 6 kg का, ये 3 kg का. अगर मैं इसको सिस्टम मान लूं, यहां से यहां इस चीज को, तो एक्सटर्नल फोर्स क्या क्या लग रहा है? अगर मैं इसको सिस्टम मान लूं तो एक्सटर्नल फोर्स क्या क्या लग रहा है? ऊपर 80 न्यूटन टेंशन और नीचे 90. ऊपर 80 न्यूटन का टेंशन लग रहा है और यहाँ 60 का और यहाँ 30 का. देखो नीचे नेट फोर्स कितना लग रहा है, मतलब अगर मैं इस सिस्टम का बात करूं तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम कितना है? 90 minus 80 that is 10 न्यूटन, राइट? यस सर. तो एक्सेलरेशन हम लोग क्या बोल सकते हैं? 10 अपॉन टोटल मास इज 9 इन डाउनवर्ड. देखो वही आंसर आ गया क्या जो पिछले केस में आया था? यस सर. तो हम लोग सिस्टम मान के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि सिस्टम पर नेट फोर्स ऊपर कितना लग रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ये होगा. ये रिपीट करना है या समझ में आया? समझ में है. समझ गया सर. समझ गया ना? ओके. ओके, यहाँ पर ये देखो, ये जो T है, ये टेंशन हम लोग नहीं लिए. क्यों नहीं लिए? क्योंकि ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं है. तो हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स का. कौन सा फोर्स को हम लोग एक्सटर्नल बोलेंगे, कौन से फोर्स को हम लोग इंटरनल बोलेंगे? तो नेक्स्ट हेडिंग दो, इंटरनल फोर्स. इंटरनल फोर्स, force between the objects, force between the objects which are part of the system, which are part of the system are called internal force. और net internal force हमेशा 0 होगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और ये एक नेगेटिव चार्ज है, लेट्स से, या फिर चार्ज का तुम लोगों को पता नहीं, लेट्स से मैं मास का बात करता हूँ. ये एक मास है m1, ये एक मास है m2. तो ये दोनों मास एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होता है, तो ये F लगाएगा, ये भी F लगाएगा. अगर मैं इन दोनों को सिस्टम एज्यूम करूं, देखो क्या मुझे नेट फोर्स 0 दिख रहा है? यस सर. दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होता है थर्ड लॉ के हिसाब से. एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. दोनों F इक्वल होगा मैग्नीट्यूड वाइज. नेक्स्ट इज एक्सटर्नल फोर्स. एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? तो जैसे हम लोग जो सिस्टम मान रहे हैं उसके बाहर जो फोर्स लगेगा
जैसे मान लो हमने ये ब्लॉक लिया और मैं बस इसी ब्लॉक को सिस्टम मान रहा हूँ, तो इस पर लेट्स से एक धागा से कनेक्टेड है, एक टेंशन लग रहा है, एक mg लग रहा है, तो टेंशन और mg मैं दोनों को क्या बोलूंगा? एक्सटर्नल फोर्स। तो ऐसा लिख सकते हैं फोर्स दैट आर एक्टिंग आउट ऑफ द सिस्टम, और यहां से हम लोग लिख सकते हैं नेट एक्सटर्नल फोर्स, एफ नेट एक्सटर्नल, जितना एक्सटर्नल फोर्स लगेगा दैट विल बी टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। डन? यस सर। कुछ एग्जांपल देखते हैं, इंटरनल कौन से फोर्स को हम लोग इंटरनल कंसीडर करेंगे, कौन से फोर्स को हम लोग एक्सटर्नल कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ये एक स्प्रिंग बैलेंस है, दो मासेस कनेक्टेड है, ऐसा। सर प्रीवियस स्लाइड दिखाएंगे एक बार। हाँ देवांगी, एक्चुअली इसका एप्लीकेशन हमें करना है ना, तो इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स एप्लीकेशन करना होगा, ये तुम लोग को उतने अच्छे से पता नहीं है अभी, इसलिए इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं। एक्चुअली तुमको बुक में नहीं मिलेगा ये इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में। अब देखो, जैसे मान लो हमने ये स्प्रिंग कंसीडर किया और दो ब्लॉक कंसीडर किया। अब लेट्स से स्प्रिंग इलोंगेटेड था, तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि ये ब्लॉक यहाँ आ गया और लेट्स से ये ब्लॉक यहाँ आ गया, दिस डिस्टेंस इज x1, दिस डिस्टेंस इज x2, या फिर हम लोग इसको कंसीडर कर लेते हैं, लेट्स से ये नेचुरल लेंथ में था और ड्यू टू बाय सम मींस हमने इसको ऐसा कॉम्प्रेस कर दिया। तो अगर मैं इसको सिस्टम मानूं, बस इतने दूर को इसको मैं सिस्टम मानूं, तो एक्सटर्नल फोर्स कौन सा होगा? बस m2 को सिस्टम मान रहा हूं, एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? kx, x क्या है? डिपेंड्स, x1 और x2 है हमारे पास, तो f एक्सटर्नल क्या होगा? इनिशियली स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में था, kx1 होगा ना? kx1 नहीं होगा, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो k x1 प्लस x2 आएगा, सही है डिपेंड। तो इसमें कॉम्प्रेशन कितना हुआ है स्प्रिंग में? x1 प्लस x2 का हुआ है ना, तो f एक्सटर्नल में k x1 प्लस x2 आएगा। और कौन सा फोर्स आएगा? अगर मैं बस ब्लॉक को कंसीडर कर रहा हूँ सिस्टम, mg और नॉर्मल भी क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स होगा क्या? यस। mg एंड नॉर्मल भी हम लोग एक्सटर्नल फोर्स में कंसीडर करेंगे। mg एंड नॉर्मल will
also be external force. अगर फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन को भी हम लोग एक्सटर्नल कंसीडर करेंगे, सर राइट? ये वाली स्टार्टिंग से समझ जा सकते हैं क्वेश्चन के साथ। हाँ ठीक है। देखो हमारे पास क्या था स्टार्टिंग में, मान लो हमारे पास एक स्प्रिंग था और वो 2 ब्लॉक से कनेक्टेड था, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में था। बाय सम मींस मैंने दोनों ऑब्जेक्ट को कॉम्प्रेस किया, राइट वाले ऑब्जेक्ट को x1 से कॉम्प्रेस किया, लेफ्ट वाले को x2 से कॉम्प्रेस किया, तो टोटल कॉम्प्रेशन कितना हुआ? x1 plus x2। टोटल कॉम्प्रेशन इज x1 plus x2। तो स्प्रिंग क्या करेगा? एक्सटर्नल फोर्स जो होगा, स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा यहाँ पे, ये एक्सटर्नल फोर्स में काउंट होगा ना, इधर की ओर, बाहर की ओर धक्का देगा। हाँ तो एक तो ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया, इसके अलावा एक mg लग रहा होगा, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स, और एक नॉर्मल लग रहा होगा। ठीक है मुझे? यस सर। लेकिन अगर मैं इसको सिस्टम मान लूं, ग्रीन वाले को, तो क्या kx इंटरनल फोर्स हो जाएगा या एक्सटर्नल हो जाएगा? एक्सटर्नल ही रहेगा। और किसी का सही है? डिपेंड्स। उसी ध्यान से सोचो। नहीं इंटरनल हो जाएगा क्योंकि स्प्रिंग भी सिस्टम है। हाँ, स्प्रिंग भी सिस्टम के अंदर इंक्लूड हो गया है। ठीक है, तो अगर हम लोग ग्रीन ब्लॉक लेंगे, इफ ग्रीन ब्लॉक इज टेकन एज सिस्टम, if green block is taken as system, green block is taken as system, taken as system, हम लोग क्या बोलेंगे? k x1 plus x2 will act as internal force. इंटरनल फोर्स मोमेंटम चेंज करेगा या नहीं करता है? इंटरनल फोर्स डज नॉट चेंजेस मोमेंटम, क्योंकि नेट फोर्स तो जीरो है, तो इंटरनल फोर्स मोमेंटम चेंज नहीं करेगा, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो अगर हम लोग दोनों ब्लॉक को सिस्टम जैसा लेंगे ना, तो मेरा मोमेंटम चेंज नहीं करेगा। ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनल फोर्स डज नॉट चेंज मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। राइट? ज्यादा कोई दिक्कत? नो सर। और यहाँ पर हम लोग एक और स्टेटमेंट दे सकते हैं पिछले वाले में, कि जैसे ये जो फोर्स है ना मेरा k x1 plus x2, और कोई फोर्स लग रहा है क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? नहीं, इस ब्लॉक पे। तो मान लो इसका एक्सेलरेशन a2 है, तो दिस विल बी इक्वल टू m2a2। एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो हमने सिस्टम कंसीडर किया उस पर। सिस्टम के लिए हम लोग फ्री है, किसी भी चीज को सिस्टम एज्यूम कर सकते हैं। तो अलग अलग क्वेश्चन में हम लोग अलग अलग चीज को सिस्टम कंसीडर करेंगे। देन ये समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? सर इस केस के अंदर दोनों मासेस के एक्सेलरेशन ये एफ एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय m1 या m2 ही रहेगा ना। हाँ, लेकिन अब क्योंकि अगर तुम ग्रीन वाला को सिस्टम मान रही हो, तो एफ एक्सटर्नल तो कुछ है ही नहीं। नहीं सर वो ब्लैक वाले के लिए। अच्छा, ब्लैक वाले के लिए तुम बोल सकती हो कि m2 को तुम सिस्टम मानी हो, तो k टाइम्स ऑफ x1 plus x2 will be equal to m2a2। m2 एक्सेलरेशन अगर a2 हुआ तो हाँ हाँ। ठीक है।
ओके नेक्स्ट, अगर मान लो हमारे पास एक आदमी है, मैं इस आदमी को सिस्टम मान रहा हूँ, तो इस पे एक्सटर्नल फोर्स क्या क्या लग रहा है? नॉर्मल mg, नॉर्मल mg, लेकिन ये दोनों कैसा बिहेव करेगा? एक्सटर्नल जैसा। लेकिन लेट्स से ये मेरा अर्थ है, ये अर्थ पे ये आदमी है, और यहाँ पर लेट्स से सन है, ये अर्थ है, मैं इसको सिस्टम मान लिया। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ये लेट्स से अर्थ है, यहाँ पर ये आदमी है, यहाँ पर सन है, मैं इसको सिस्टम मान लिया, सिस्टम। अब नॉर्मल और mg जो था यहाँ पे, ये कैसा बिहेव करेगा? इंटरनल या एक्सटर्नल? इंटरनल, इंटरनल। यहाँ अर्थ, इस mg का रिएक्शन फोर्स कहाँ है? नॉर्मल, नहीं, सर आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? हाँ, ये जो mg लग रहा है ना, every action has an equal and opposite reaction, and action and reaction acts on two different bodies, Newton's third law of motion। सही है दीपेंद्र? तो क्वेश्चन ये है कि mg का रिएक्शन फोर्स कहाँ है? कौन सा है mg का रिएक्शन फोर्स? अच्छा, ये mg लगा कौन रहा है? अर्थ। तो अर्थ के सेंटर पर ऊपर की ओर एक mg फोर्स लगेगा, ये दोनों होता है एक्शन रिएक्शन पेयर। देखो, दो अपोजिट ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, एक्शन रिएक्शन, दो अपोजिट ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, अपोजिट डायरेक्शन है। इस नॉर्मल का रिएक्शन फोर्स कहाँ है? यहाँ पर नॉर्मल सेंटर लगेगा। पे। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे नॉर्मल लगेगा ना, अर्थ की सरफेस पर ही नॉर्मल लगेगा ना, ये आदमी नीचे की तरफ। यस, तो ये दोनों एक्शन रिएक्शन बन जाएगा। अच्छा, ये चारों फोर्स जो है, ये एक्सटर्नल जैसा काम करेंगे या इंटरनल जैसा? इंटरनल जैसा। ये चारों फोर्स इंटरनल होंगे अगर मैं इसको सिस्टम मान रहा हूँ तो। एक्सटर्नल फोर्स कौन सा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड द सन। सन एंड अर्थ, इसको मैं सिस्टम मान रहा हूँ, मैं इधर लिख देता हूँ सन कहीं पे। तो ये वाला जो फोर्स होगा, फोर्स ड्यू टू सन, ये वाला फोर्स Fs, ये दोनों जो होगा ये एक्सटर्नल होगा। बाकी ये जितने सारे हैं, सारे के सारे क्या होंगे? इंटरनल। इंटरनल, और इंटरनल फोर्स कभी भी क्या नहीं करेगा? मोमेंटम चेंज नहीं करेगा। नहीं करेगा। डन, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब तब तो क्लियर हो गया ना? एक और क्वेश्चन डिस्कस करें इंटरनल एक्सटर्नल पे, या समझ में आ गया सब कुछ?
कौन सा इंटरनल कौन सा एक्सटर्नल, क्लियर हो गया ना? यस सर। ओके ठीक है। क्वेश्चन, मान लो ये एक इंक्लाइन प्लेन है, लेट्स से दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री। यहाँ पर एक ब्लॉक रखा, दूसरा ब्लॉक रखा है यहाँ पे, दोनों का मास है m। तो ये दोनों स्लाइड करेगा नीचे, फ्रिक्शन नहीं है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये फिक्स्ड है, ये वेज, और ये दोनों सरफेस स्मूथ है। जुलाई बैच के स्टूडेंट्स हैंड रेज करना एक बार, या फिर अनम्यूट करना। तिथि, दीपेंद्र, कल्याणी, बस तीन ही हो? ईशा, ओके ठीक है। जुलाई बैच अगर मतलब जुलाई बैच के जो स्टूडेंट्स हो गए, अगर अपना नेक्स्ट क्लास में अप्रॉक्स 7-8 स्टूडेंट्स आ जाते हैं ना, तो हम लोग पूरा क्लास तुम लोग के लिए एक्सटेंड करेंगे, अप्रॉक्स 25 to 30 मिनट्स, बस जुलाई बैच के लिए। √3 + 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेरे पास जो आंसर है वो तो अलग ही है कुछ। नेट एक्सेलरेशन बताना है, डायरेक्शन छोड़ दो, नेट एक्सेलरेशन। हाँ आदित्य, वो भी है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ही रखते हैं आदित्य, मैथ्स का। नेक्स्ट क्लास जो हम लोग रहेगा ना मेडिकल में, वो बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स रहेगा, साइन, सब मल्टीपल एंगल, ये सब हम लोग देखेंगे। स्टार्ट कैसे किया जाए?
एनीवन कोई भी अनम्यूट करके बताओ कैसे स्टार्ट करें। दीपेंद्र अनम्यूट कर सकते हो? यस सर। कैसे स्टार्ट किया जाए इसको? सर mg sin theta is equals to ma। हाँ सो तो तुमको वैसे इसका acceleration एक्सेलेरेशन, ठीक है, तो इसका एक्सेलेरेशन तुमको मिल गया g sin 30 दैट इज g/2 और इसका एक्सेलेरेशन मिल गया g√3/2। अब क्या करें? सिक्स पॉइंट एट। निरंजन कैसे किया? सर दोनों का एक्सेलरेशन निकाला और फिर उसके बाद फॉर्मूले में पुट कर दिया। कौन से फॉर्मूला में? सर यही सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। तो डायरेक्शन के साथ पुट किया या नहीं पुट किया? नहीं पुट किया ना। एक्सेलरेशन तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन के साथ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना। सर ये 90 डिग्रीज है तो इसको मेन एक्सिस मान सकते हैं। एग्जैक्टली, यहाँ अपना काम आसान हो जाएगा। ये 90 डिग्री दिया हुआ है तो हम लोग एक एक्सिस ऐसा मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, और एक एक्सिस ऐसा मान लेते हैं, दिस इज वाई एक्सिस। तो इसका एक्सेलरेशन हो गया g/2 इन j, इसका एक्सेलरेशन हो गया g√3/2 इन i। तो m इंटू g√3/2 इन i प्लस m इन g/2 इन j अपॉन m प्लस m, ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हमारे पास आ गया g√3/4 इन i प्लस g/4 इन j, और this implies a net is equals to under root 3g square by 16 plus g square by 16, that is 4g square by 16, that is g square by 4, that is g/2। ठीक है, तो जहां पर भी तुमको 90 डिग्री दिखे एक्सिस शिफ्ट कर दो, अपना काम बहुत आसान हो जाएगा, राइट? यस सर। दूसरा काम क्या कर सकते थे अगर मुझे ये नहीं दिखता तो? रिजल्टेंट यूज करना। रिजल्टेंट किसका लेते हैं? सर ये mg√3/2 i कैप और mg√2 उसका। नहीं, तो हमें तो वो पता ही नहीं है ना कि ये दोनों 90 डिग्री पे, उसका तो हम लोग एप्लीकेशन ही नहीं कर रहे हैं ना। लेट्स अज्यूम वो एंगल 90 डिग्री नहीं होता, तब क्या करते हैं? तो हम लोग इसके एक्सेलरेशन का, इस एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट निकालते हैं, y कंपोनेंट निकालते हैं, इसका भी x निकालते हैं, इसका भी y निकालते हैं, और वापस से फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, एंगल सब तो हमें पता है ही। डन, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आराम से निकाल सकते हैं। सबका निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। एक और क्वेश्चन कर लो, मुझे बस सेंटर ऑफ मास निकालना है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन नहीं, बस सेंटर ऑफ मास। मान लो हमारे पास एक रॉड है, दो रॉड है, एक ऐसा, मास m, लेंथ l, ये एंगल है 30 डिग्री। एक रॉड है ऐसा, मास m, लेंथ l, ये एंगल है 30 डिग्री।
Find the position of center of mass. Find the position of center of mass. आ गया? Root 3L plus L by 4, root 3L plus L by 4J. ओके, दोनों निकालने का जरूरत है क्या, या केवल एक निकालने के काम चल जाएगा? एक ही। एक निकाल लेंगे क्योंकि आइडेंटिकल सिमेट्री है। ओनली वन ठीक है। तो लेट्स से मैं x निकालता हूं, तो ये वाला लेंथ तो है L by 2, इसका पोजीशन होगा L by 2 cos 30, that is L by 2 into cos 30 is root 3 by 2 into L by 2 sin 30, तो ये आ जाएगा L by 4। और अगर y का बात करें तो ये है L by 2, तो इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा L by 2 cos 60, L by 4, L root 3 by 4। तो दिख भी रहा है कि सेम बनने वाला है x और y कोऑर्डिनेट से।
फाइन, अब पुट कर दो बस, लेट्स से XCOM निकाल लेते हैं, दैट इज m into √3l/4 plus m into l/4 upon m plus n, खत्म, और will be equal to YCOM as well. फाइन, सो यहां तक अपना CA का सिलेबस का पोर्शन रहेगा, इस पॉइंट तक। पोजीशन फाइंड करना, सेंटर ऑफ मास, लोकेशन, और फिर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। किसी को कोई दिक्कत? यस खुशी, अभी किसी को कोई डाउट है तो वो बता सकता है, क्योंकि मैं भी थोड़ा फ्री हूँ तो